बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। इसमें हम व्यावहारिक लेखन के बारे में जान रहे हैं। अध्याय हमारा 14 है और हम कार्यालय लेखन और उसकी प्रक्रिया ये देख रहे हैं। देखो बच्चों, कार्यालय लेखन में किस प्रकार औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, किस प्रकार अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, किस प्रकार विज्ञप्ति लिखी जाती है, कैसे कार्य सूची बनाई जाती है और किस प्रकार कार्यव्रत लिखे जाते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। तो अभी तक हम औपचारिक पत्र और अर्ध सरकारी पत्र दोनों देख चुके हैं कि किस प्रकार अर्ध सरकारी पत्र, और अनुस्मारक पत्र भी हम देख चुके हैं कि किस प्रकार अनुस्मारक पत्र लिखे जाते हैं। तो बच्चों, ये जो पत्र की प्रक्रिया है, इसको हम किस प्रकार सीख रहे हैं, कार्यालय लेखन के माध्यम से सीख रहे हैं कि एक कार्यालय में किस प्रकार ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, किस प्रकार ऑफिसर्स होते हैं। पहले सहायक अधिकारी होता है, फिर अनुभाग अधिकारी होता है, फिर उपनिदेशक होता है, फिर महानिदेशक होता है, फिर उसके ऊपर बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो बच्चों, हम इसको कार्यालय लेखन, यानी कार्यालय में एक प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में किस प्रकार पत्र लेखन हो रहे हैं, हम पत्रों को भी सीख रहे हैं। और इसके साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि एक सरकारी कार्यालय में किस प्रकार फाइलों के माध्यम से कामकाज होता है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा, विष्णु साई जी जो कि क्या थे, बोर्ड के सचिव थे, वो एक कार्यसूची बना रहे थे क्योंकि बोर्ड की 54वीं बैठक होनी थी। और उस बैठक के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु रखने हैं और कौन कौन से मामले उसमें आएंगे, उन मसलों को हल करने के लिए वो उसको क्या एक अनुशासनात्मक तरीके से भाई अनुशासन बना रहे कि उस तरीके से एक एक पॉइंट के ऊपर वो विचार विमर्श करेंगे, जो बोर्ड के सदस्य आएंगे और उच्च अधिकारी आएंगे उनके माध्यम से। तो जब वो कार्यसूची बना रहे थे, उसी वक्त गुफरान अहमद जो कि उप महानिदेशक हैं, वो क्या गए क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के लिए उन्होंने जो टिप्पणी तैयार की थी, किस लिए टिप्पणी तैयार की थी कि भाई उनका जो मोबाइल का खर्च है वो ज़्यादा आ रहा है, तो उस खर्च को उसका जो व्यय ज़्यादा है, इसलिए उस पर पैसा बढ़ाने के लिए जो टिप्पणी उन्होंने तैयार की वो विष्णु साई जी को देने के लिए गए। तो विष्णु साई जी ने उस टिप्पणी को भी उसमें एक बिंदु बना करके उसमें अंकित कर लिया कि इसको बोर्ड के सामने रखा जाएगा। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। अब बोर्ड की बैठक अपनी निर्धारित तिथि यानी 17 मई 2005 को संपन्न हो गई। बोर्ड की बैठक हो गई, विष्णु साई जी उसमें सारे बिंदु लेके गए। उन बिंदुओं के ऊपर कौन कौन आए बोर्ड की बैठक में, बोर्ड के अध्यक्ष आए, बोर्ड के सचिव बैठे, बाकी और जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, वो सब बैठे। उन्होंने सब मसलों के ऊपर क्या किया, अपने अपने विचार व्यक्त किए और विचार व्यक्त करके हर एक मामले का एक फैसला दिया और उसके ऊपर एक परिपत्र जारी किया। तो आगे हम देखते हैं, बोर्ड की बैठक अब संपन्न हो गई। यह बोर्ड एक शीर्ष संगठन था जिसका काम अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संगठन के कामकाज पर निगरानी रखना और इसके लिए आवश्यक नीतियां तय करना था। देखो बच्चों, हर डिपार्टमेंट का एक अपना बोर्ड होता है। ये जो बोर्ड बना ये किसका था, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संगठन का बोर्ड था। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सब डिपार्टमेंट का अपना एक बोर्ड होता है। उस बोर्ड में उच्च अधिकारी आते हैं और उससे संबंधित जो भी प्रतिनिधि हैं वो वहाँ आते हैं और जो भी मामले होते हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करके अपना निर्णय देते हैं। तो उसी प्रकार बोर्ड की बैठक हो गई। कौन सा बोर्ड था, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संगठन का बोर्ड था। और इसका काम क्या है कि इसके जो ये डिपार्टमेंट है भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संगठन, इसके कामकाज पर निगरानी रखना और इसके लिए आवश्यक नीतियां तय करना तथा इस बोर्ड में संस्थान के उच्च अधिकारियों के अलावा बाहरी सदस्य भी थे जो अपने अपने क्षेत्रों के जाने माने लोग थे। यानी कि बोर्ड में कौन बैठते हैं, उच्च अधिकारी तो बैठते हैं, उसके साथ ही बाहरी सदस्य जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो चुन करके आते हैं अपने अपने एरिया से, वहाँ के लोग थे और आकर के वो सब बोर्ड की बैठक में सम्मिलित हुए थे। अब इन्होंने पूरे मसले पर जमकर चर्चा की और हर पक्ष को अच्छी तरह जांचा परखा। जो कार्यसूची विष्णु साई जी बना करके लाए थे, उस पूरी कार्यसूची के ऊपर इन्होंने क्या किया, जमकर चर्चा की। हर व्यक्ति ने चर्चा की, अपना अपना पक्ष रखा और हर पक्ष को अच्छी तरह जांचा परखा। और बैठक की समाप्ति जब हो गई तो बोर्ड के सचिव श्री विष्णु साई ने बैठक का कार्यव्रत तैयार किया, जो इस प्रकार था। पहले तो इन्होंने कार्यसूची तैयार की। देखो बच्चों, दो चीज़ें, एक तो कार्यसूची का मतलब है वो कार्य जो कि बोर्ड की बैठक में रखे जाने हैं, वो कार्य जो बोर्ड की बैठक में रखे जाने हैं और जिनके ऊपर जो मसले हैं उनके ऊपर चर्चा की जानी है उच्च अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि आए, सदस्य आए, उनके द्वारा। फिर जब बोर्ड की बैठक कंप्लीट हो गई, सारे मसले तय हो गए, सारे निर्णय ले लिए गए, तो फिर एक कार्यव्रत, जिसको हम मिनट्स भी कहते हैं इंग्लिश में, कार्यव्रत तैयार किया गया। कार्यव्रत क्या होता है कि भाई ये अब विष्णु साई जी हैं, अब ये बताएंगे। पहले तो इन्होंने एक लिस्ट तैयार कर ली थी, ये काम होने, जब वो काम हो गए तो फिर इन्होंने ये कार्यव्रत तैयार करेंगे कि कौन कौन सा काम किस किस प्रकार हुआ और अब उसका क्या निर्णय लिया गया है। तो ये एक संक्षिप्त में कार्यव्रत तैयार किया जाता है।
अब देखो कार्यव्रत जिसको हम मिनट्स भी कहते हैं। अब जो सचिव है विष्णु साय जी वो कार्यव्रत तैयार कर रहे हैं। ये एक कार्यालय की प्रक्रिया चल रही है जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। दिनांक 17 मई 2005 को आयोजित अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक का कार्यव्रत, ये इन्होंने इसका टॉपिक यानी प्रकरण डाल दिया। अब क्या लिख रहे हैं वो कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक बोर्ड मुख्यालय के समिति कक्ष में दिनांक 17 मई 2005 को संपन्न हुई। सर्वप्रथम वो लिखेंगे कि फला फला जो बोर्ड है, जैसे हमारे यहाँ अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति बोर्ड है, इसकी 55वीं बैठक बोर्ड मुख्यालय के समिति कक्ष में कितनी तारीख को 17 मई 2005 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरेंद्र देसाई ने की। बैठक में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की सूची इस प्रकार है कि बैठक में किस किस ने भाग लिया, कौन कौन से तो सदस्य आए बैठक में और कौन कौन से उच्च अधिकारी आए, उन सब की सूची ये बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले विसेंट अब्राहम मुख्य कार्यकारी जो कि सीईओ होता है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो कि सीईओ होता है, सबसे बड़े डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अफसर होता है। श्रीमती देविका घोषाल ये एक सदस्य हैं वित्त विभाग की, जो वित्त विभाग संभालती हैं। श्री राजकुमार मीणा ये भी सदस्य हैं जो कि कार्मिक विभाग के सदस्य हैं, जो कि कार्मिक विभाग देखते हैं। श्री अक्षय पटनायक ये भी सदस्य योजना एवं विकास के, कि भाई इस जो ये साहित्य और संस्कृति से संबंधित जो विभाग है उसमें क्या क्या योजनाएं हो रही है और क्या क्या विकास होंगे। ये कार्मिक क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ये वित्त से संबंधित है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, ये सदस्य बनाए गए हैं। श्री मणिकांत मंडल महानिदेशक हैं अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान के, जो सबसे बड़े इसके अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्थान के सबसे ऊँचे ऑफिसर हैं। श्रीमती राधिका बरुआ ये भी सदस्य हैं। श्री सुदीप हेम्ब्रम ये भी सदस्य हैं। श्री आर कृष्णा स्वामी ये भी सदस्य हैं। तो जितने लोग बोर्ड की बैठक में बैठे उन सब का नाम यहाँ दिया गया है कि इतने तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बैठे सबसे बड़े, मतलब जो सरकारी अफसरों में तो विसेंट अब्राहम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मणिकांत मंडल, बाकी ये सारे क्या हैं, ये सब सदस्य थे। अब आगे देखो, आगे लिख रहे हैं विष्णु साय जी जो एक कार्यव्रत है उसमें कार्यवाही के प्रारंभ में अध्यक्ष ने अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा की चर्चा करते हुए वहां की संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभावों का जिक्र किया। अब जैसे ही बोर्ड की बैठक शुरू हुई उसके बारे में विष्णु साय जी लिख रहे हैं कार्यव्रत में कि जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई जो अध्यक्ष नरेंद्र देसाई उन्होंने अपनी दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा की चर्चा की कि मैं दक्षिण अफ्रीका गया था, वहाँ मैंने साहित्य और संस्कृति के ऊपर इस तरीके का कार्य होते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों ना हम भी उसको अपनाएं, कुछ हम भी उसमें अपनी तरफ से कुछ करके और कुछ अच्छा बनाएं। तो उन्होंने वहाँ की चर्चा की और वहाँ की संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का जिक्र किया। यहाँ की जो वहाँ की संस्कृति है, कहा कि दक्षिण अफ्रीका की जो संस्कृति है उसका भूमंडलीकरण पे क्या क्या प्रभाव आ रहा है, पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव आ रहा है, उन प्रभावों को मैंने देखा। उसी तरीके का कार्य हम भी यहाँ करना चाहते हैं। तो उसकी चर्चा भी नरेंद्र देसाई जो कि अध्यक्ष थे उन्होंने की। और उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिणी अफ्रीका के अनुभव से हम क्या सबक ले सकते हैं, भाई हम क्या क्या सीख सकते हैं। जो मैं वहाँ देख के आया हूँ, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का साहित्य जो मैं देख के आया हूँ, उस संस्कृति साहित्य से वहाँ के भूमंडलीकरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। उपयुक्त सामान्य चर्चा के बाद बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ये तो सर्वप्रथम नरेंद्र देसाई ने अपनी जो यात्रा के ऊपर चर्चा की और बताया कि मैं वहाँ गया था तो वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो एक कार्यसूची बनाई गई थी विष्णु साय सचिव के द्वारा, उस सूची के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो वर्णित विषयों पर जो विचार विमर्श हुआ उसका हम यहाँ संक्षिप्त विवरण देखेंगे। पहला है 54वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि। जो एक लिस्ट बनाई गई थी, जो कार्यसूची बनाई गई थी, अब उसके ऊपर जो जो निर्णय हुए, जो जो विचार विमर्श हुए वो हम यहाँ देखेंगे। बोर्ड ने 54वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि कर दी है। इसमें लिए गए निर्णय के अनुपालना पर एक प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। अब सबसे पहले विष्णु साय जी ने क्या लिखा, जो कि सचिव है, कि बोर्ड ने 54वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि कर दी, यानी 54वीं बैठक जो हुई वो संपन्न हो गई है और उसमें क्या क्या कार्य हुए वो मैं आपको यहाँ लिख के बताना चाह रहा हूँ। यानी वो लिखते नहीं है इन चीज़ों को, एक छोटे से शब्द में उन्होंने लिख दिया कार्यवृत्त की संपुष्टि। इसमें लिए गए जो निर्णय हैं उनकी अनुपालना पर एक जो प्रतिवेदन जो लिया जाएगा, प्रतिवेदन जो आज जो निर्णय लिए गए हैं इस बोर्ड की बैठक में, उसमें जो प्रतिवेदन लिए जाएंगे, प्रतिवेदन लिखा जाएगा, वो अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालना की समीक्षा की गई, यानी कि आज जो बैठक हुई है उसका जो प्रतिवेदन है वो अगली बैठक में किया जाएगा और जो पिछली बैठकों में जो निर्णय की अनुपालना हुई उसके प्रतिवेदन की यहाँ आज समीक्षा की गई।
बोर्ड ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालना संबंधी प्रतिवेदन की विस्तार से समीक्षा की। यानी बोर्ड ने क्या देखा, भाई पिछली जो बैठक हुई थी, पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उनकी अनुपालना हुई है या नहीं हुई है, उसके संबंध में जो प्रतिवेदन लिए उनकी विस्तार से समीक्षा की। देखा कि हमने पिछली बैठक में क्या क्या निर्णय लिए और निर्णयों के ऊपर काम हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, उस चीज़ की समीक्षा की। और इस बार जो निर्णय लिए गए हैं उसका जो प्रतिवेदन है वो अगली बोर्ड की बैठक में, मतलब उसमें उसकी समीक्षा अगले बोर्ड की बैठक में की जाएगी। अब आगे देखो, जहां उन्होंने यह संतोष व्यक्त किया कि अधिकांश निर्णयों का पूर्ण रूप से अनुपालन हो चुका है। यानी बोर्ड के जो सदस्य थे उन्होंने पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उनकी अनुपालना में जो प्रतिवेदन निकले उसकी जब समीक्षा की तो उन्होंने यह संतोष व्यक्त किया बोर्ड के सदस्यों ने कि अधिकांश जितने भी निर्णय लिए गए उन्हें उनकी पूर्ण रूप से अनुपालना हो चुकी है। और वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन निर्णयों का अनुपालन शेष है उन्हें अगली बैठक के पहले कार्यान्वित कर देना चाहिए। साथ ही जो निर्णय पिछली बैठक में लिए गए वो कितने, तो मतलब इन्होंने बताया कि इन्होंने इस बात का संतोष व्यक्त किया कि अधिकांश निर्णयों का तो पूर्ण रूप से अनुपालना हो गई है, लेकिन जिन निर्णयों की अनुपालना अभी शेष है, कईयों की नहीं भी हुई है, कोई काम जरूरी नहीं है कि पिछली बैठक में लिया गया तो आज तक हो गया, हो सकता हो नहीं हुआ हो, तो जो शेष है उन्हें अगली बैठक से पहले कार्यान्वित हो जाना चाहिए। यानी अगली बैठक से पहले पिछली बैठक के जो निर्णय हैं वो समाप्त हो जाने चाहिए। लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा की गई। सबसे पहले तीसरे नंबर का जो बिंदु था, जो कार्यसूची में भी था, कि लेखक थे, कलाकार थे और विशेषज्ञों को जो पारिश्रमिक मिल रहा था उस पारिश्रमिक के ऊपर समीक्षा की गई कि उन्हें कितना मेहनताना दिया जाए। जो पिछले 2001 में या 2000 में उनका पारिश्रमिक बढ़ाया गया था वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, और अब जो 2005 में उनका कितना पारिश्रमिक बढ़ाया जाए या कितना क्या किया जाए उसकी भी समीक्षा की गई। बोर्ड ने लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर विस्तृत चर्चा की। ऐसा महसूस किया गया कि लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाला मौजूदा पारिश्रमिक 5 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया था, जो समय और परिस्थितियों के आलोक में अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। यानी कि इसके ऊपर सबसे बड़ी चर्चा हुई थी। किसके ऊपर, कि जितने भी लेखक, कलाकार और विशेषज्ञ हैं जिनको पारिश्रमिक जो मिल रहा था वो 5 साल पहले उनका बढ़ाया गया था, लेकिन समय के अनुकूल, समय को देखते हुए, जितनी महंगाई बढ़ी है उन सब को देखते हुए उनके पारिश्रमिक पर विस्तृत चर्चा की गई। और ऐसा महसूस किया गया कि लेखक, कलाकार और विशेषज्ञों को दिए जाने वाला जो मौजूदा पारिश्रमिक है वो बहुत कम है। क्योंकि 5 वर्ष पूर्व ये निर्धारित किया गया, तो 5 साल में तो बहुत महंगाई बढ़ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो समय और परिस्थितियों के आलोक में, समय और परिस्थितियों को देखते हुए वह जो पुराना वाला पारिश्रमिक था वो अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। यानी कि अब वो जो पुराने वाला पारिश्रमिक था वो बहुत कम है। इसके अलावा इन लोगों का पारिश्रमिक बढ़ा दिया जाए। अतः पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि अत्यावश्यक है। यानी पारिश्रमिक, इन लोगों का, लेखकों का, कलाकारों का पारिश्रमिक बढ़ा दिया जाए ताकि अच्छे लेखक, कलाकार और विशेषज्ञ संस्थान से जुड़े रहें। क्योंकि यदि पारिश्रमिक नहीं बढ़ाएंगे तो अच्छे लेखक, कलाकार और विशेषज्ञ प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट की तरफ जाने का, जो प्राइवेट संस्थान है उनकी तरफ जाएंगे और सरकारी संस्थान की तरफ नहीं आएंगे। इसलिए जो अच्छे लेखक, कलाकार और विशेषज्ञ हैं वो संस्थान से जुड़े रहें, इसलिए इनका पारिश्रमिक बढ़ा दिया जाए और उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान संस्थान को प्राप्त हो सके। कैसे हो सके, कि उनका जब पारिश्रमिक बढ़ाएंगे तो स्वतः ही वो किसकी तरफ आएंगे, अखिल भारतीय संस्कृति साहित्य क्षेत्र की तरफ मतलब अग्रसर होंगे। इस संबंध में बोर्ड ने संस्थान द्वारा प्रस्तावित नई दरों पर दृष्टि डाली और उन्हें संतोषजनक पाते हुए अपनी स्वीकृति दे दी। मतलब ये जो प्रस्ताव एक रखा गया कि लेखकों, विशेषज्ञों और कलाकारों का पारिश्रमिक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 5 साल पहले इनका पारिश्रमिक बढ़ाया गया जो अब समय की मांग को देखते हुए वो बहुत पुराना हो चुका है। और क्या है, जो अच्छे लेखक है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, उनका रुख प्राइवेट की तरफ हो रहा है। तो ये सारी बातें बच्चों इनमें लिखी नहीं जाती है, लेकिन आपस में जो विस्तृत चर्चा हुई है तो वापस उनको अपने संस्थान की तरफ लाने के लिए उनके अनुकूल क्या किया जाए, उनको पारिश्रमिक दिया जाए, इसकी स्वीकृति बोर्ड ने दे दी। और बोर्ड ने संतोषजनक पाते हुए, मतलब इतना संतोषजनक पारिश्रमिक इनको दिया जाए ताकि अच्छे लेखक, अच्छे कलाकार और अच्छे जो विशेषज्ञ है वो हमारे संस्थान से जुड़ सके। तो बोर्ड ने स्वीकृति दे दी। तो बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि ये दरें अविलंब लागू होनी चाहिए। बोर्ड ने स्वीकृति तो दे दी कि इतना इनका पारिश्रमिक बढ़ा दिया जाए, साथ ही ये भी एक टिप्पणी लिख दी कि ये दरें, जो पैसा बढ़ाया गया है, जो पारिश्रमिक बढ़ाया गया है, अविलंब यानी बिना देर के तुरंत लागू कर देना चाहिए। अब चौथा था संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा। बोर्ड ने संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधी राधानंदन समिति की सिफारिशों पर भी चर्चा की। अब बोर्ड क्या जा रहा था, बोर्ड जो रहा था भाई जो संस्थान है हमारा अखिल भारतीय संस्कृति साहित्य का संस्थान है, इसके कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। मतलब अच्छे कार्यक्रम होंगे,
अच्छे लेखक, अच्छे विशेषज्ञ आएंगे तो अच्छे कार्यक्रम होंगे। इसकी चर्चा बोर्ड ने की और बोर्ड ने संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने के लिए क्या किया, राधानंदन समिति की सिफारिशों पर चर्चा की। राधानंदन समिति की सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को मानते हुए, उन सिफारिशों को अपनाते हुए बोर्ड कह रहा है कि हमारे इस अखिल भारतीय संस्थान की क्या बढ़ाई जाए, गुणवत्ता को बढ़ाई जाए। बोर्ड ने क्या महसूस किया है कि सिर्फ सिफारिशों का अध्ययन और गहनता से किया जानी चाहिए, कि जो राधानंदन समिति की सिफारिशें हैं उन सिफारिशों के अनुकूल हमको चलते हुए हमें अपने बोर्ड की अच्छे कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ानी चाहिए। इस पर बोर्ड यह चाहता था, बोर्ड ने यह भी महसूस किया, बोर्ड में जो लोग बैठे थे, कि इन सिफारिशों का अध्ययन और भी गहनता से किया जाना चाहिए, यानी इन सिफारिशों को पढ़ा जाए ताकि क्या हो, ये बच्चों, ये कई बार क्या हो, समितियाँ होती है, जिस नाम से समिति बना दी जाती है जिसमें 5-7 लोग बैठते हैं, उस समिति को एक नाम दे दिया जाता है, उसमें कुछ सिफारिशें लिखी जाती है, यानी अच्छे अच्छे कुछ सुझाव दिए जाते हैं। ये सिफारिशें, ये सुझाव है, इन सुझावों से हम किस तरह अपने विभाग को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये राधानंदन समिति के जो सुझाव है, जो सिफारिशें हैं, उनके लिए बोर्ड कह रहा है कि इन सिफारिशों का अध्ययन और गहनता से किया जाए ताकि हमारे जो संस्थान की क्या हो सके, गुणवत्ता बढ़ सके। इसके लिए बोर्ड ने श्रीमती देविका घोषाल सदस्य वित्त की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति के अन्य सदस्य श्री सुदीप हेम्ब्रम और श्री आर कृष्णास्वामी होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट 2 माह के अंदर देगी। अब बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने कहा राधानंदन समिति है, उसकी जो सिफारिशें हैं उनका गहन अध्ययन किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, श्रीमती देविका घोषाल को क्या बना दिया, एक अध्यक्ष बना दिया, इन चीज़ का अध्यक्ष बना दिया कि वो क्या करेगी, अपने 2 सदस्यों के साथ मिलकर राधानंदन समिति की सिफारिशों का अच्छे से ज्ञान अध्ययन करेगी और फिर उसके बारे में जो भी जानकारी है वो किसको देगी, ऑफिस को देगी, यानी जो अखिल भारतीय संस्थान है उस संस्थान को देगी ताकि उस संस्थान के कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाई जा सके। इसके लिए 3 सदस्य समिति का गठन कर दिया। उसमें 2 अन्य सदस्य थे, सुदीप हेम्ब्रम और श्री आर कृष्णास्वामी। किसके साथ होंगे, श्रीमती देविका घोषाल के साथ। तीनों मिलकर के उस राधानंदन समिति की सिफारिशों को पढ़ेंगे, उसका गहन अध्ययन करेंगे और उसमें जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें संस्थान को बताई जाएगी ताकि संस्थान की गुणवत्ता बढ़ जाए। और ये अपनी रिपोर्ट है जो 2 माह के अंदर देगी। ये जो 3 जनों की समिति बनाई गई है, ये अपनी रिपोर्ट जो 2 महीने के अंदर किसको देगी, बोर्ड के सदस्यों को देगी। मोबाइल फ़ोन पर, अब देखो अपना मेन टॉपिक तो यही था, मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा समिति ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए संबंधित प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। अब जब उन्होंने देखा, क्योंकि मणिकांत मंडल भी इसमें बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया होगा कि मैं मुंबई जाता आता हूं तो वास्तव में वहां पैसे की आवश्यकता है, मोबाइल फ़ोन पर खर्च ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वहां के जो क्षेत्रीय निदेशक है वो अन्य कलाकारों से, लेखकों से, विशेषज्ञों से, फिल्मी कलाकारों से, टेलीविज़न के कलाकारों से बातचीत करते हैं और वहाँ पर क्या है, इसके अलावा वहाँ जो प्रायोजकता के लिए भी जो कार्यक्रम किए जाते हैं तो उसमें भी पैसा बहुत व्यय होता है। तो ये सब चीज़ें जब मणिकांत मंडल ने वहाँ बताई होगी, तो मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा समिति ने इस मुद्दे पर विचार किया कि वास्तव में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को पैसे की आवश्यकता है, तो इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी कि उनका पैसा, केवल मुंबई का पैसा बढ़ा दिया जाए। और बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि बोर्ड की अगली बैठक अब 14 और 15 जुलाई 2005 को बेंगलोर में होगी। मतलब अगली जो बैठक है उसकी क्रियान्विति करने के लिए पहले से ही तय कर लिया जाता है कि बोर्ड की जो अगली बैठक है वो 14 और 15 जुलाई 2005 को होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो पैसा है जो कि मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को चाहिए वो भी बढ़ा दिया जाए, उसकी भी स्वीकृति दी गई। अब देखो ध्यान देने योग्य बात है, जो हमने कार्यसूची देखी, पहले हमने देखी कार्यसूची क्या बनाई थी, कार्यसूची जो कि विष्णु साय कौन थे, बोर्ड के सचिव थे। फिर जब कार्यक्रम हो लिया, बोर्ड की बैठक हो ली, फिर हमने कार्यव्रत बनाया। क्या बनाया, कार्यव्रत। कार्यव्रत क्या था, कार्यव्रत वो था मिनट्स जिसमें ये बताया गया कि ये काम बोर्ड की जो सभा हुई, बोर्ड की जो बैठक हुई, उस बैठक में ये काम हुए गए। अब हमको ध्यान देने योग्य बातें हम देखेंगे कार्यसूची और कार्यव्रत में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें। देखो, कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यव्रत में प्रस्तुत किया जाता है। कार्यव्रत क्या होता है, जो कार्यसूची में जो कार्य लिखे गए उन कार्यों का जब विचार विमर्श हो जाता है, उस विचार विमर्श के बाद उनका जो संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है वो कार्यव्रत के अंतर्गत लिखा जाता है। इसमें क्रमशः उपस्थित लोगों की राय का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। उपस्थित व्यक्तियों के नाम पद के अनुसार दिए जाने चाहिए। जो हमने देखे, पहले एक लिस्ट आई कि कौन कौन लोग हैं और क्या सदस्य हैं और उनके पास कौन कौन से विभाग हैं। सबसे पहले हमने इसकी कार्यसूची देख ली कि भाई कौन कौन लोग बैठे हैं उसके, और फिर उन्होंने क्या क्या राय दिए, क्या क्या विचार विमर्श हुए, उसके बारे में भी कार्यव्रत में संक्षिप्त रूप से लिखा जाना चाहिए।
बोर्ड में लिए गए फैसले के अनुसार लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करनी थी। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारी श्री देवेंद्र शर्मा से इस बारे में अनुरोध किया और श्री शर्मा ने जो विज्ञप्ति जारी की वो इस प्रकार है। अब देखो, जब वो आपस में बैठक में जब चर्चा कर रहे थे किसके ऊपर, लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए, तो बोर्ड ने सर्वसम्मति से फैसला ये दे दिया कि भाई इनका पारिश्रमिक इतना बढ़ा देना चाहिए। तो जब उनका पारिश्रमिक बढ़ाया गया तो ये नहीं एक ऑर्डर निकला, एक आदेश निकला कि बोर्ड ने ये बैठक में यह निर्णय लिया है, लेखकों, विशेषज्ञों और कलाकारों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया है, लेकिन उसके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति निकालनी बहुत ज़रूरी होती है जो कि अखबारों में निकलती है। प्रेस से मतलब अखबार से ही होता है, प्रेस विज्ञप्ति यानी अखबारों में जो विज्ञप्ति दी जाती है वो विज्ञप्ति। तो बच्चों, आपकी परीक्षा में जिस प्रकार औपचारिक पत्र आते हैं, अर्ध सरकारी पत्र आते हैं, अनौपचारिक पत्र आते हैं, अनुस्मारक पत्र आते हैं, उसी प्रकार प्रेस विज्ञप्ति भी आती है। क्या आती है प्रेस विज्ञप्ति? कि आपको लिख दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि अखिल भारतीय संस्थान साहित्य और संस्कृति के द्वारा लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों का जो पारिश्रमिक बढ़ाया गया बोर्ड की बैठक के बाद में, उस पारिश्रमिक के ऊपर आप एक प्रेस विज्ञप्ति बनाइए। इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा। तो अपन आज एक प्रेस विज्ञप्ति बनाना यहाँ सीखेंगे जो कि लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों के पारिश्रमिक की बढ़ोतरी के संबंध में है। तो देखो, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज यानी प्रेस में, अखबार में जो चीज़ छपेगी वो है ये प्रेस विज्ञप्ति। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति, पहले उन अपने जो दफ्तर का नाम है वो लिखा जाएगा। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि, ये यहाँ इसका टॉपिक लिखा जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति जब हम लिखेंगे तो सर्वप्रथम हम टॉपिक लिखेंगे या प्रकरण लिखेंगे, हम किस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं। आप अखबारों में पढ़ते हो, बहुत सारी प्रेस विज्ञप्तियाँ आती हैं। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम से जुड़े लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में तत्काल प्रभाव से वृद्धि कर दी जाए। ये क्या है? प्रेस विज्ञप्ति, पारिश्रमिक में वृद्धि। यहाँ देखो बच्चों, साफ साफ लिखा है कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया है। किसने निर्णय लिया है? बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान के द्वारा, यानी जो दफ्तर है इसका अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति का, उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम से जितने भी लेखक हैं, विशेषज्ञ हैं, जितने भी कलाकार जुड़े हुए हैं, उनके पारिश्रमिक में तत्काल प्रभाव से क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए। ध्यान दें, इसके पूर्व लेखकों, कलाकारों के पारिश्रमिक में सन 2000 में संशोधन किया गया था। मतलब पूरी बात लिखेंगे प्रेस विज्ञप्ति में कि इससे पहले कब संशोधन किया था? 2000 में किया गया था, अब 2005 आ गया है, तो 2005 आने आदि इस बीच में काफ़ी महंगाई भी बढ़ी है और इनके लेखकों के पारिश्रमिक में संशोधन नहीं किया गया, जो अब यहाँ संशोधन किया जा रहा है। लेकिन हमको इसी तरह संक्षिप्त विवरण लिखना है कि संशोधन किया गया था। पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, जिनके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही थी। विमुख का मतलब जानते हो? मतलब अच्छी संस्थाएं थी और संस्थान से जाकर के प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही थी, इसलिए इनका पारिश्रमिक यहाँ बढ़ाया गया। तो ये एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ लिखी गई है। लेखकों और कलाकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की बड़ी दरों को मंजूरी देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया है कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में तो मदद मिलेगी, कार्यक्रम की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। क्या लिखा है आगे प्रेस विज्ञप्ति में कि लेखकों और कलाकारों ने शिकायत की कि भाई हमारा जो पारिश्रमिक है वो बढ़ाया नहीं जा रहा है 5 साल से, तो उनकी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की बढ़ी हुई दरों को मंजूरी दे दी। जो पैसा बढ़ाया गया है उनको मंजूरी देते हुए और ये विश्वास व्यक्त किया कि हम इस तरह अगर यदि पैसा बढ़ाएंगे लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों का, तो इससे अच्छी प्रतिभाएं और आकर्षित होगी हमारे संस्थान की तरफ, साथ ही उसमें तो मदद मिलेगी, साथ ही कार्यक्रम की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो इसमें देखो जो प्रेस विज्ञप्ति हमने लिखी है, इस विज्ञप्ति में क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं आप देखो। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। अब देखो, बोर्ड की बैठक में निर्णय ले लिया कि लेखकों, विशेषज्ञों और सबका पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा, लेकिन निर्णय ले लिया, जो वहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों को पता चल गया, आदेश निकल गया, लेकिन सर्वसामान्य यानी जनता को कैसे पता चलेगा कि यहाँ लेखकों का और इनका विशेषज्ञों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया है, ताकि और अच्छे लेखक और अच्छे जो विशेषज्ञ हैं, कलाकार हैं, वो इस संस्थान की तरफ आकर्षित कैसे होंगे, उसके लिए अखबार में ये प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाती है ताकि सारी जनता को इस चीज़ का पता चल सके कि इस संस्थान ने इस तरह लेखकों, कलाकारों, विशेषज्ञों का पारिश्रमिक बढ़ाया है, ताकि और दूसरे अच्छे लेखक, कलाकार भी यहाँ आ सकें।
निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। भाई साथ ही ये भी बताया गया है कि भाई हमने इतने दिनों तक पारिश्रमिक क्यों नहीं बढ़ाया, ये भी कारण बताया जाता है। और साथ ही उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि हमने जो अब पारिश्रमिक बढ़ाया है उससे क्या क्या लाभ होंगे। तो इससे क्या है, और अच्छे लेखक कलाकार भी आकर्षित होंगे संस्थान की तरफ। हम प्रेस विज्ञप्ति के चक्कर में मुख्य कथानक से हट गए। अब देखो हम क्या कर रहे थे, एक कार्यालय की प्रक्रिया को पढ़ रहे थे। उस कार्यालय की प्रक्रिया में प्रथम पत्र औपचारिक पत्र था, दूसरा पत्र अनुस्मारक पत्र था, दूसरा पत्र अनुस्मारक पत्र था, तीसरा पत्र अर्ध सरकारी पत्र था, फिर प्रेस विज्ञप्ति थी। तो हमारी तो क्या है, कार्यालय की प्रक्रिया चल रही थी। अब बीच में ही हम बोर्ड के उसमें और एक निर्णय से लेकर के हम प्रेस विज्ञप्ति में आ गए। प्रेस विज्ञप्ति भी बहुत आवश्यक है हमारे लिए, लेकिन हमारा मुख्य काम क्या था कि मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को ये सूचना देने कि तुम्हारा पैसा बढ़ गया है बोर्ड के द्वारा। अब देखो हम प्रेस विज्ञप्ति के चक्कर में मुख्य कथानक से हट गए, आइए वापस लौटें। वैसे अब पटाक्षेपी शेष है, मतलब अब ये समाप्त होने वाला है। ये बोर्ड की ये जो प्रक्रिया है कि किस तरह क्षेत्रीय कार्यालय को पैसा मिला शुरू से लेके अंत तक, ये हमने देखा कि इसमें कितने तो पत्र लिखे गए, कितनी टिप्पणियाँ लिखी गई, कितनी वापस फाइलें आई, फाइल कितनी, हमने ये देखा कि फाइलें किस प्रकार चलती रही। यानी ये जो पूरा कार्यक्रम है वो किस प्रकार चलता रहा एक क्षेत्रीय कार्यालय को अपने महानिदेशालय से पैसा मंगाने के लिए। अब और ये काम किसको सौंपा गया था, गुफरान अहमद जी को सौंपा गया है। उन्हें बोर्ड के व्यय सीमा संबंधी फैसले को कार्यान्वित करने के लिए एक परिपत्र जारी करना है और इस कथानक की चरम परिणति इसी परिपत्र सर्कुलर के रूप में हुई। अब देखो अब हम वापस आ गए और बोर्ड ने क्या बैठक में निर्णय लिया कि मुंबई जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसका पैसा बढ़ा दिया जाए। लेकिन ऐसे ही थोड़ी कि बोर्ड ने कह दिया और बढ़ा दिया जाए उन लोगों ने। अब उसके लिए कुछ आदेश निकलेंगे, टिप्पणियाँ होंगी, आदेश निकलेंगे, ध्यान में देने योग्य बातें भी हम उसमें देखेंगे। तो ये काम अब किसको सौंप दिया गया, महानिदेशक के द्वारा उपनिदेशक गुफरान अहमद जी को सौंपा गया कि आप इसमें परिपत्र निकालो, एक आदेश निकालो। परिपत्र जो निकला हुआ है, जो 2004 का परिपत्र पुराना निकला गया है, वो तो बाकी जो क्षेत्रीय कार्यालय उनके लिए तो एज इट इज रहेगा, वैसा के वैसा रहेगा। लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय जो मुंबई है उसके लिए एक अलग से आदेश निकलेगा जो गुफरान अहमद जी को ये काम सौंप दिया गया। उन्हें बोर्ड की व्यय सीमा संबंधी फैसले को कार्यान्वित करने के लिए एक परिपत्र जारी करना है। अब वो क्या करेंगे कि बोर्ड की व्यय सीमा संबंधी जो फैसला है कि तुम 6000 तक रुपए खर्च कर सकते हो, उसको कार्यान्वित करने के लिए अब उन्हें एक परिपत्र जारी करना पड़ेगा। और इस कथानक की चरम परिणति इस परिपत्र यानी सर्कुलर के रूप में ही हुई है। मतलब चरम परिणति यानी समाप्ति है। जब ये एक परिपत्र निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो कार्यालय की प्रक्रिया है ये भी यहाँ समाप्त हो जाएगी। अब आप देखो जो ये परिपत्र निकाल रहे हैं किसके लिए, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के लिए। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय, पहले इन्होंने अपने पत्रांक डाले हैं 24/13/2005, ये इनके पत्रांक हैं। और इन्होंने अपना पता लिखा है नई दिल्ली 27 मई 2005। अब ये देखो बच्चों ये जो डेट है, फिर आगे कभी ये पैसा बढ़वाएंगे तो इनकी डेट के अनुसार, इनके आदेशानुसार ये बताया जाएगा कि 27 मई 2005 को एक आदेश निकाला गया। उस आदेश के तहत आपको 2000 से 6000 रुपये करके दे दिए। मान लो ये कहते नहीं हमारे पास तो और काम बढ़ गया तो हमको 8000 रुपये करो, तो इस जो ये पत्रांक है और ये जो डेट है इसका हवाला उसमें अगले पत्र में, अगले परिपत्र में दिया जाएगा। अब ये परिपत्र जो कि गुफरान अहमद ने बनाया है वो देखो, विषय मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। आपके लिए इस तरीके का एक परिपत्र आ सकता है। इसमें प्रश्न बनेगा, पहले प्रश्न बना करके आपको दिया जाएगा और प्रश्न के अकॉर्डिंग कहा जाएगा अब आप इसका परिपत्र बनाइए। तो परिपत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो आप जहाँ से परिपत्र बन रहा है उस दफ्तर का या उस ऑफिस का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसके पत्रांक लिखेंगे। मतलब पत्रांक का मतलब जहाँ से डिस्पैच हो रहा है, जहाँ से पत्र जा रहा है, जावक नंबर है। ये क्या है, ये जावक नंबर है जिसको हम डिस्पैच भी कहते हैं। यहाँ से ये नंबर जब लिख के जा रहे हैं, इस नंबर से ये परिपत्र लिख के जा रहा है और तारीख, फिर एक इसमें तो डाला ही है परिपत्र में, साथ ही एक रजिस्टर में भी इसको नोट कर लिया जाता है ताकि कभी मिलान करना हो तो तुरंत मिलान हो जाए कि ये परिपत्र इतनी तारीख को इस रजिस्टर में और इस नंबर से ये गया है। तो हमको जो अगर परिपत्र बनाना होगा तो हमको ये चीज़ अवश्य लिखनी होगी। फिर हमको विषय लिखना होगा कि मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। आवश्यक नहीं है आपको यही प्रकरण दिया जाए, कोई दूसरा टॉपिक भी दे सकते हैं। महानिदेशालय ने उपयुक्त विषय पर दिनांक 23 नवंबर 2004 को एक संख्यक परिपत्र जारी किया था। अब ये पुराने परिपत्र का हवाला दे रहे नहीं दे रहे, जो 2000 रुपये के लिए जो जारी किया उस परिपत्र का हवाला देते हुए बता रहे हैं
उपयुक्त परिपत्र द्वारा मोबाइल फ़ोन पर होने वाली व्यय की सीमा 2000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। कौन से के लिए? इस वाले के लिए 23 नवंबर 2004 को जो एक सम संख्यक परिपत्र निकला उसमें क्या पैसे तय किए गए थे? 2000 रुपये प्रति माह। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड द्वारा इस सीमा पर पुनर्विचार किया गया। बोर्ड बैठा अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का, उसने इस सीमा पर यानी जो व्यय होने वाली सीमा है उसके ऊपर पुनः विचार किया। तदनुसार उपयुक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए 23 नवंबर 2004 का जो परिपत्र है उसमें उपयुक्त जो परिपत्र यानी ऊपर जो परिपत्र के बारे में बताया गया है उसमें उपयुक्त का मतलब ऊपर जो परिपत्र ये जो बताया गया है इस परिपत्र के बारे में जो बताया गया है उसमें आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए यह सीमा 6000 रुपये प्रति माह होगी। केवल देखो ये केवल मुंबई कार्यालय के लिए ये परिपत्र अलग से निकला है, बाकी सबके लिए तो 2000 रुपये ही रहेगी। तो हम जैसे कोई भी काम अपना करवाते हैं, सरकारी काम हम करवाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, कई बार तो क्या जो उच्च अधिकारी होते हैं उन्हीं को ये पावर होती है कि वो अपने हस्ताक्षर से एक कोई आदेश निकाल देते हैं। और कई बार क्या होता है बोर्ड की मीटिंग होती है, जैसे कोई भी हो, जैसे तबादलों का मैटर है या कोई भी एक मामला हो, बड़ा मामला यदि होता है तो उसके लिए बोर्ड की मीटिंग बैठती है और बोर्ड की मीटिंग बैठने के बाद में उसका कार्यव्रत तैयार किया जाता है और जिन जिन विषयों पर चर्चा हुई है और क्या क्या निर्णय लिए गए उन निर्णयों के ऊपर भी परिपत्र निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? परिपत्र निकाले जाते हैं, या उनको फिर हम आदेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आदेश भी कह सकते हैं। उपयुक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे या निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। यानी कि परिपत्र में यह लिखा गया उपयुक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान, यानी अन्य प्रावधान जो और भी होंगे इसके अलावा, केवल पैसे से संबंधित ही थोड़ी होंगे कि 2000 रुपये ही तय सीमा है, उसको 6000 में बदला गया है और उसके अलावा जितने भी प्रावधान है वो पूर्ववत पहले की तरह ही रहेंगे और यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। यानी क्षेत्रीय कार्यालय के जो निदेशक है राकेश शर्मा जी को, उनको 6000 रुपये पर मंथ यानी हर महीने मोबाइल खर्च के लिए मिलेंगे। गुफरान अहमद जो कि उप निदेशक है। अब आगे देखो, इसमें जो हमने परिपत्र बनाया उस परिपत्र में क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है, आदेश निकाला जाता है। बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, बैठक ने निर्णय ले लिया लेकिन उसका आदेश भी तो निकलेगा, परिपत्र भी तो निकलेगा, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया है उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है। यानी जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया गया, क्या मुद्दा क्या था? मोबाइल पर होने वाले व्यय के रूप में पैसा बढ़ाना, ये एक मुद्दा था। इसका जो पहला परिपत्र जारी किया गया उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को क्रियान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। यानी पहला जो शुरुआत में क्या होता पिछली बैठक में कि भाई इतने रुपए 2000 रुपये की तय सीमा कर दी थी, तो ये एक परिपत्र निकला। लेकिन जब दूसरा निर्णय लिया कि केवल मुंबई कार्यालय को 6000 रुपये तक की सीमा तय की जाती है, तो उसके लिए भी एक परिपत्र यानी आदेश निकाला जाता है। तो देखो बच्चों, ये हमने देख लिया, जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया जाता है उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है, जिससे निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए किए जाने के निर्देश होते हैं। मतलब पहला परिपत्र फिर दूसरा परिपत्र, दो परिपत्र यहाँ निकाले जाते हैं, जिसमें जो मुद्दा जो फैसला लिया गया है उस पर क्या है उसको क्रियान्वित किए जाने के निर्देश जारी होते हैं। तो ये हमने कार्यालय की प्रक्रिया को पढ़ा और उस कार्यालय की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने बहुत सारे पत्रों को पढ़ा। औपचारिक पत्र पढ़े, अनुस्मारक पत्र पढ़े, अर्ध सरकारी पत्र पढ़े, साथ ही प्रेस की विज्ञप्ति पढ़ी, बोर्ड की कार्यसूची पढ़ी, बोर्ड के कार्यव्रत यानी मिनट्स को हमने पढ़ा और इन सब के ऊपर ध्यान देने योग्य बातें हमने इसमें जानी। तो बच्चों, मैं समझती हूँ जहाँ तक आपको ये अर्ध सरकारी पत्र है और औपचारिक पत्र है, परिपत्र है, इसके साथ ही प्रेस विज्ञप्ति है, ये आपको लिखनी आई होगी और एक कार्यालय में किस तरह प्रक्रियाएं होती है ये भी आपको यहाँ समझ में आई होगी। तो आज अपना ये जो पाठ है यहाँ पूरा हो गया। आप इसे पुनः पढ़िए और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।